नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं विनोद की विवेचना। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के विस्फोटक बयान ने इंडिया गठबंधन के अंदर की कलह को सड़क पर ला दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम एक तरह से लाइव सपोर्ट पर हैं। हर बार कोई पैडल निकाल कर चलाकर हमें झटका देता है और हम फिर खड़े हो जाते हैं, लेकिन बिहार जैसे नतीजों के बाद हम फिर गिर जाते हैं और फिर किसी को हमें आईसीयू में ले जाना पड़ता है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की करारी हार के लिए आंतरिक कलह, खराब संगठन और सीटों के बंटवारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा को नजरअंदाज करने से लेकर नीतीश कुमार को एनडीए की गोद में धकेलने तक को जिम्मेदार ठहराया है। उमर अब्दुल्ला के इस बयान से जाहिर है कि बीजेपी बहुत खुश है, मगर इंडिया के अंदर से दो तरह की आवाजें सामने आई हैं। कुछ दल कह रहे हैं कि अब्दुल्ला ने सही कहा है, कुछ ने कांग्रेस नेतृत्व पर ठीकरा फोड़ा है, लेकिन कुछ ने सामूहिक जिम्मेदारी की बात करते हुए यह भी कहा है कि अब्दुल्ला को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा इस मुद्दे की विवेचना के लिए हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस पर बात करते हैं। विनोद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप उमर अब्दुल्ला के बयान को किस तरह से लिखते हैं? क्या ये वास्तविकता है जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कह दी, या ये गैर जिम्मेदाराना बयान है जिसमें अगर अंदर मतभेद थे भी तो इस तरह से सार्वजनिक करके बीजेपी को मौका दे दिया? मैं समझता हूं कि जहां पर उनकी फोकस होना चाहिए वहां पर तो है नहीं। वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। मैं एडमायरर हूं उमर साहब का, क्योंकि मैं ये मानता हूं डॉक्टर साहब कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन युवाओं को अपनी तरफ नहीं पाती थी, उनकी इमेज को उन्होंने धूमिल करने की कोशिश की। उमर अब्दुल्ला उनमें से एक नाम था, दूसरा नाम राहुल गांधी था, तीसरा नाम वहां पर जो आंसू के जो लोग थे वो थे अखिलेश यादव था। अखिलेश यादव, शशि थरूर और उमर अब्दुल्ला, ये लोग और राहुल गांधी, ये चार युवा लोग थे जो उनकी तरफ नहीं थे और उनकी इमेज धूमिल करने की कोशिश की। उमर अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री थे वहां पर क्या क्या उनके खिलाफ बयानबाजी हुई सब तमाम दुनिया जानती है। बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी इस बात की पूरी पूरी उसको अंडरस्टैंडिंग थी कि कश्मीर में मुख्यमंत्री बन के रहना आसान काम नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत वाला अगर कोई मुख्यमंत्री पद है तो कश्मीर का है। सब में मैक्सिमम चैलेंजेस है वहां पर, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ कोई दया दृष्टि नहीं दिखाई। अब आज के दिन मैं समझता हूं उमर साहब की हालत वही है जैसी की हालत कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी की कर दी जाए। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन उसको वो इज्जत नहीं मिल रही, और ये मुख्यमंत्री है, इनको भी इज्जत नहीं मिल रही। आप समझ रहे मेरी बात? देखिए, ये डिप्टी कमिश्नर तक नहीं बदल सकते अपनी स्टेट में। वर्क डिवीजन जो हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से, उसमें बड़ा साफ है कि सही में डी फैक्टो अगर कोई मुख्यमंत्री उस प्रदेश का है तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और इनके जॉइंट कमांड जो इनके अब्बू के समय होती थी जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उसकी सदारत जो है वो चीफ मिनिस्टर करता था। आज के दिन 2-3 बार माननीय गृह मंत्री हुआ है उस प्रदेश में। इनको मीटिंग तब में नहीं बुलाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं दे आर अकाउंटेबल टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। मुख्यमंत्री को वहां पर कुर्सी नहीं मिलती बैठने की। देखिए, मैं समझता हूं कि उमर साहब को अपना जो अभी उनका तात्कालीन चार्ज है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर इंडिया अलायंस वीकन हो रहा है, बात सब जानती है, जग जाहिर है, लेकिन इनके पब्लिक बयानों से इंडिया अलायंस मजबूत नहीं हो रहा। हो रहा है क्या, मुझे बताइए आप। और अभी जो हाल ही में राज्यसभा के इलेक्शन हुए जिसमें कि एक सीट जीत गई बीजेपी, वो किसकी दया दृष्टि पर जीती, ये भी समझा दे जरा। देखिए, मैं उमर साहब
फिर कहता हूं कि मैं चाहता हूं वो सक्सेस हो, मैं चाहता हूं कि बड़े प्रॉमिसिंग नेता हैं वो, लेकिन ये वही उमर साहब हैं जिन्होंने अटल जी की सरकार को अपनी सपोर्ट विड्रॉ नहीं की थी, जिनकी पार्टी ने, इनके पिता और उन्होंने स्वयं नई सपोर्ट विड्रॉ की थी। ये मंत्री बने रहे थे अटल जी की सरकार में। और असल में ये बात तो चंद्रबाबू नायडू ने स्वयं बताई थी मुझे। जब चंद्रबाबू नायडू ये सोचने लगे कि सपोर्ट विड्रॉ कर लें, तो फारूक अब्दुल्ला साहब का फोन गया उनको कि अगर आप सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे तो हम कहां जाएंगे, हम किस मुंह से सपोर्ट देते रहेंगे। तो उसके चलते फिर चंद्रबाबू नायडू ने सपोर्ट विड्रॉ नहीं की, और पर उसने स्पीकर नहीं दिया अपना। बाल योगी जब तक डेथ हो गई थी चॉपर क्रैश में, तो उन्होंने अपना स्पीकर नहीं दिया और एक तरह से डिस्टेंस बना लिया थोड़ा उस सरकार से। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो आज की स्थिति है वो और भी बहुत गंभीर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस शरेआम मजाक उड़ाना चाहती है इंडिया अलायंस का, उनसे अगर अपने रिलेशनशिप बीजेपी के साथ मैनेज नहीं हो रहे हैं, उनको अपने रिलेशनशिप पीडीपी के साथ मैनेज नहीं हुए, तो इंडिया अलायंस तो कई पार्टीज का समागम है, उनसे इंडिविजुअल रिलेशनशिप मैनेज करना कोई आसान काम है क्या? उसमें तो हाथ बढ़ाकर सहयोग देना चाहिए उनको, दूसरी पार्टीज को, कि लगातार वो तबसरा देते रहते हैं। ये पहला बयान नहीं है उनका, ये तीसरा या चौथा बयान है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप क्यों बने हुए फिर अपनी पोस्ट पे? अगर आपको वो इज्जत नहीं दी जा रही जो इज्जत किसी भी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को मिलनी चाहिए, और ये शर्म की बात है कि हमारे कश्मीर में एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, उसका इस तरह से कोई भी पार्टी या केंद्र की सरकार ऐसा तिरस्कार कर रही है। भाई ठीक है, आप सिक्योरिटी नहीं देना चाहते, मत दीजिए, लेकिन कम से कम जब माननीय गृह मंत्री जा रहे हैं उस प्रदेश में और बैठक बुला रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज की, कम से कम वहां पर चेयर तो दो चीफ मिनिस्टर को। 2-3 बार गए, इनको वहां जाने नहीं देते। जो शेख साहब का जन्मदिन होता था उस पर छुट्टी होती थी, उसको तब्दील कर दिया गया है। अब महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी होती है। मार्टिर्स डे जो होता था 1931 में, जो कि शुरुआत थी डोगरा एम्पायर के खिलाफ रिबेलियन था जो वहां पर कश्मीरियों का, उसको बदल दिया उन्होंने। उसका अब वो हॉलिडे नहीं होता है, मार्टिर्स डे नहीं मनाया जाता है। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतना ज्यादा डाउनग्रेडिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो हुआ है, उस पे बहस छोड़ें, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड पे बहस छोड़ें। देखिए, पहलगाम में जो अटैक हुआ वो शर्मनाक अटैक था। भारत की छाती पे किसी ने गोली चलाई थी एक तरह से, और कश्मीर के पेट पे लात थी वो आतंकवादियों द्वारा। क्या उसमें उसके बाद जो रिलीफ मिलनी चाहिए स्टेट को बाय वे ऑफ टूरिज्म प्रमोशन, क्या वो मिल रही है? क्या वहां के लोगों का ऐसे साधन दिए जा रहे हैं ताकि रात में भरा पेट लेकर सोए? ये सब बातों पे चर्चा मुख्यमंत्री को करनी चाहिए, क्योंकि अलायंस पे आप बोलेंगे आपको हेडलाइंस मिल जाएगी, आपको गोदी मीडिया भी हेडलाइन देगा। हम खुद बोलते हैं अलायंस के खिलाफ, पत्रकार जो आज के दिन अलायंस के खिलाफ बोलते हैं, अलायंस जो लगातार इलेक्शन हारी है उसके बारे में बोलते हैं, सही बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। लेकिन एक सहयोगी दल को ये बात कहना और आफ्टर राज्यसभा की एक सीट ऑलमोस्ट गिफ्ट कर देना बीजेपी को, एक तरह से की गई है ना। जो वोट उनको पाएगा, उनके पास तो वोट नहीं थे अपने दम पे वो सीट जीतने के, कैसे जीत गए वो राज्यसभा की सीट वो? तो बहुत सी बातें हैं, जिस बहुत से सवाल हैं जो उमर साहब को खुद उसका जवाब देना है। देखिए क्या जी बताएं सर। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। इस बयान का क्या मतलब है? उनका फ्रस्ट्रेशन है या वो बीजेपी से और सट रहे हैं? वो जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं उनकी पूरा रवैया को देखें
तो ऐसा लगता है कि वो खुश करने में लगे हुए हैं बीजेपी हाईकमान को, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। ये उनका रवैया देखने में आ रहा है। तो कर क्या रहे हैं वो? देखिए, ऐसा है कि उनको सूझ नहीं रहा कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं मैं किधर जाऊं। ये व्यथा है उमर अब्दुल्ला की, और मैं मजाक नहीं उड़ा रहा उनका। मेरे मन में अपार इज्जत है उमर अब्दुल्ला के लिए, फारूक साहब के लिए, और उनकी कंट्रीब्यूशन है कश्मीर का साथ जोड़ने में, भारत के साथ मजबूत बनाने में उसको। लेकिन जो आज के दिन जिन मुद्दों पे उनको लड़ना चाहिए, अब देखिए 370 के खिलाफ रिवोकेशन की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई। टी आर बालू वन ऑफ द सिग्नेटरीज हैं जो डीएमके के हैं। क्या जुड़े उनके साथ? क्या उसके साथ जुड़े गए? नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं जुड़ा, ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं जुड़े, उसके फेवर में आर्गुमेंट हो सकते हैं, ये बात सच है, हो सकते हैं उसके फेवर में आर्गुमेंट। लेकिन चर्चा ये होती है उस प्रदेश में, और हम लोग ज्यादा उसको उछालते नहीं है कि हम नहीं जानते, हम नहीं चाहते कि वो मुद्दा बने, क्योंकि अब रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 लगभग नामुमकिन है। लेकिन रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड पे क्या कर रहे हो भाई मुख्यमंत्री महोदय? आप कैसे बाध्य करोगे केंद्र को कि स्टेटहुड पे को रेस्टोर करे, जब आपको मीटिंग तक में नहीं बुलाया जाता है? और कौन है इंटरफेस प्रदेश और सेंटर के बीच में? आप हैं या फारूक साहब हैं, या आप दोनों हैं? खैर, श्योरली आप दोनों ही होंगे, और इंटरफेस होंगे फारूक साहब, क्योंकि फारूक साहब सीनियर हैं और उनके पास ज्यादा हिस्टोरिकल नॉलेज है, तो वो बातचीत शायद कर रहे होंगे। लेकिन ना तो अभी कोई स्टेटहुड रेस्टोरेशन का अंदेशा है, क्योंकि जो अभी आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, उसके बाद तो टल गई ना बात। और ये बात भी पता नहीं चली कि भाई वो जहां पर ये अटैक हुआ वहां पर एक्सेस कैसे मिल गई लोगों को, किसने परमिशन दी। ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं, और इन इश्यूज पे चर्चा होनी चाहिए इस देश में। लेकिन मुख्यमंत्री इस यही बात कह के खुश है। देखिए, जैसे घर में कई बार होता है डॉक्टर साहब कि हम लोग जब कभी घर जाते हैं वापस सुबह, बाहर जब दुनिया में कुछ बाहर किसी के साथ अनबन हो जाती है, टेंशन हो जाती है, ऑफिस में टेंशन हो जाती है, बाहर किसी मित्र के साथ टेंशन हो जाती है, तो घर जाके गुस्सा अपने घर वालों पर निकाल देता है आदमी। कई बार तमक के बोल देता है अपनी बेगम को, अपने बच्चे को। ये लगता है वही कर रहे हैं फारूक साहब, अपने परिवार के, इंडिया परिवार के लोगों पे तमतमा रहे हैं, तमक रहे हैं, और जहां पर लड़ाई करनी चाहिए तटस्थ होकर, वो नहीं कर पा रहे हैं। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो और सहयोगी दलों से मदद लेकर उनको अपनी पोजीशन एसर्ट करनी चाहिए। इस तरह का मुख्यमंत्री पद का लेना रहना भी क्या रहना है? ऐसा मुख्यमंत्री बन के भी रहना भी क्या रहना है? फिर तो प्रदेश का न्याय है ना, आपकी सुन नहीं रहे वो, आप मुख्यमंत्री हैं। अगर आपकी जगह कोई और हो तो शायद उसकी सुन ले। तो आप उनको कहिए भाई ऐसा है, मेरे प्रदेश के मफाद में मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, आप अपनी मर्जी का मुख्यमंत्री बना ले, लेकिन कम से कम प्रदेश के मफाद में उसकी फेवर में वहां जिंदगी बेटर करने के लिए आवाम की, आप किसी और ऐसे आदमी को लगा दें जिसकी चलती हो आपके साथ। हमारी बात तो सुनते नहीं है आप। तो यू कांट बी बोथ थिंग्स ना, यू कांट बी द गवर्नमेंट एंड यू कांट बी द ऑपोजिशन एट द सेम टाइम। नहीं, मेरा सवाल ये था विनोद जी कि ये खुद भी तो इंडिया को कमजोर कर रहे हैं जब ये बीजेपी से सटते हैं, बीजेपी की मदद कर रहे हैं। देखिए, मैं ये आरोप लगाने से गुरेज कर रहा हूं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं
फारूक साहब को कि आपसे ज्यादा मजबूत तो फिर अरविंद केजरीवाल था, लड़ रहा था ना वो, ही वेंट डाउन फाइटिंग। आप तो नहीं कर रहे हैं वो। हो सकता है कि आपकी अप्रोच सही हो, कश्मीर जैसे प्रदेश में जिस तरह का एक्टिविज्म केजरीवाल दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे थे, वो शायद पॉसिबल ना हो, उसके कुछ सिक्योरिटी डायमेंशन हो। अगर आपका ये सोचा समझा रणनीति है तो उसको भी बताएं। लेकिन ये कहना कि वहां इलेक्शन हार गए और इंडिया अलायंस कभी भी टूट सकता है, तो आप निकल जाइए इंडिया अलायंस से, फिर क्यों मुर्दे पे बैठे हुए हैं आप? अगर वो एक तरह से उनकी बातों से ऐसे लगा कि इंडिया अलायंस इज अ लाइफलेस एंटिटी, ये वो शरीर है जिसमें जान नहीं बची, यही कहना चाहते हैं ना? तो ये कहने का क्या मतलब है? या तो आप अंदर रह के मदद कीजिए, या उससे बाहर निकल जाइए और उस टेंशन से मुक्ति पाइए। लेकिन उसके साथ साथ जो बीजेपी के साथ आप एक रिश्ता बना के अपने प्रदेश में चलना चाहते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन हो सकती है, पर उस पर ईमानदारी से बात कीजिए। यू कांट हैव अ फर्टिव अफेयर विद द बीजेपी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मर्जी से कर रहे हैं, हो सकता है यू डूइंग इट आउट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, कि सरकार कायम रहे, जैसी भी सरकार है, और आप रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते केंद्र से। सही भी है कि वहां जो भी सरकार है कश्मीर में, उसके रिश्ते हमारे केंद्र से खराब नहीं होने चाहिए। ये उन अच्छे रिश्ते प्रदेश की सरकार के और केंद्र की सरकार के राष्ट्र हित में है, क्योंकि इट्स अ सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट, इट्स अ सेंसिटिव स्टेट। लेकिन कुछ बातें जो आप केंद्र की सरकार को नहीं कह पा रहे हैं, उसका गुस्सा आप इंडिया अलायंस के सहयोगी पर मत निकालें। आपके कहे बिना भी समझ में आ रहा था लोगों को कि बिहार में क्या गड़बड़ हुई, क्या क्या कमियां रही, क्या कुछ होना चाहिए नहीं किया गया कांग्रेस के द्वारा, आरजेडी के द्वारा। ये बात पता है सबको। लेकिन ये बात भी पता है लोगों को कि वहां पर एक मुहिम चलाई गई थी और वहां पर ये शक जाहिर किया गया था, आरोप लगे थे कि वहां पर जो वोटर्स लिस्ट है उसको ईमानदारी से नहीं बनाया गया। पर उस पर तो आप कुछ बोले नहीं, उस पर तो आपने कुछ तवज्जो दी नहीं। तो मैं फारूक साहब, उमर साहब को गुजारिश करना चाहता हूं, मैं फिर कहना चाहता हूं, उमर साहब, हम आपके वेल विशर हैं, एडमायरर हैं। आप एक मुश्किल काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि इंडिया अलायंस आज के दिन चलाना आसान काम नहीं है, खासकर जब आपके विरोधी जो हैं आपके साथ दुश्मनी के हद तक जा सकते हैं। जी, अगर हम रिएक्शन पे जाएं तो प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की हैं, वो कह रही उन्होंने उमर की स्पष्टवादिता की सराहना की है। डी राजा ने कहा है कि बयान को गंभीरता से लिया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं लेकिन बैठकें तक नहीं हो रही हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार की हार से सबक लें। तो ये अंदर खाने दूसरे दल भी ये महसूस कर रहे हैं कि जो पहल होनी चाहिए इंडिया गठबंधन को आगे ले जाने की, उसमें कांग्रेस की जो भूमिका वो नहीं निभा रही। क्यों नहीं? उमर अब्दुल्ला साहब बस्ता उठा के दिल्ली चले गए, राहुल गांधी से मिल लिए, खारगे साहब से मिल लिए, या एक चिट्ठी लिखी कि इंडिया अलायंस की एक बैठक बुलाई जाए, कुछ गंभीर चर्चा वो करना चाहते हैं। ये मीडिया के जरिए क्या डायलॉग करना चाहते हैं वो? What dialogue does he want through the media? शोहरत चाह रहे हैं क्या अपने लिए? बावजूद इसके कि उनका काम खुद नहीं बन रहा है जम्मू कश्मीर में, उनकी जो हैसियत होनी चाहिए बाहसियत मुख्यमंत्री, वो नहीं बन रही है। और जो फोर्सेस नहीं बनने दे रही हैं, उन फोर्सेस को मदद मिलेगी उनके इस बयान से, तो उस पर अटकलें तो लगेंगी।
और मैं समझता हूं कि इस पूरे अलायंस को चलाने के लिए सबसे बड़ा दायित्व कांग्रेस पार्टी पे है कि इसको चलाने के लिए सीरियस भूमिका निभाए, जो कि कांग्रेस पार्टी नहीं निभाई अभी तक, ये सच है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि जो तरीका उमर साहब ने अपनाया है उस तरीके से इंडिया अलायंस को मदद नहीं मिली है, उस तरीके से एनडीए को मदद मिली है। ये देखिए सच यही है। और जो लोग कह रहे हैं कि जो इन्होंने कहा वो सही है, सच है, तो भाई सीधी बात करो ना, आप सब मिलके एक मीटिंग बुलवाओ और एक जॉइंट डिमांड रखो कि एक आर्किटेक्चर दिया जाए, एक स्ट्रक्चर दिया जाए इंडिया अलायंस को, जिसमें कन्वीनर बनाए जाए, साउथ का और नॉर्थ का कन्वीनर हो, को कन्वीनर हो, जिसमें हर पार्टी की आवाज फैक्टर इन हो और एक जॉइंट स्ट्रेटजी बने। और अगर वो नहीं होता है तो फिर आप लोग कहिए कि भाई ये कर नहीं रहे हैं आप, इसलिए हम समझते हैं कि इंडिया अलायंस का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा है और हमको सोचना पड़ेगा कि हमने इसके साथ रहना है कि नहीं रहना। लेकिन अगर ये कहते हैं आप कि आप इंडिया अलायंस छोड़ के जाना चाहते हैं, आप ये कहते हैं कि इंडिया अलायंस खराब चल रही, तो आप ऑप्शन तो दो यार, ऑल्टरनेटिव तो बताओ, सोल्यूशन तो दो, आप सोल्यूशन तो दीजिए। आप सोल्यूशन भी नहीं दे रहे। अब जैसे हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी के चलते मोनोपोलीज बन रही हैं, तो मोनोपोलीज के बनते चलते जो है धौंस चलाते हैं मोनोपोलीज, और वो काम नहीं करते जो आवाम के हित में होना चाहिए। तो हमारा जवाब था कि इस देश में टॉर्ट लॉज को मजबूत करो, जिसके चलते कंज्यूमर राइट स्ट्रांग हो, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी जहाज में बैठा हुआ है और वो जहाज डिले हो गया है तो उसके लिए डैमेजेस क्लेम कर ले एयरलाइन से। ये विदेशों में होता है और मिलियंस एंड डॉलर्स आर क्लेम्ड एंड टेकन इन डैमेजेस। तो किसी भी प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन बताना चाहिए ना। एंड उमर इज अ वेरी थिंकिंग पॉलिटिशियन। क्या देखिए उमर अब्दुल्ला, शशि थरूर, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन सबको मैं बार बार याद करवाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी हितैषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने पाले से बाहर किसी भी ऐसे विरोधी को लंबा इनिंग्स नहीं देना चाहती जो उनके खिलाफ बोलता है, जो उनके लिए चैलेंज हो सकता है। जो उमर है, मान लीजिए अब्दुल्ला फैमिली नहीं होती कश्मीर में, तो कश्मीर में भी सरकार बना लेती बीजेपी। बना सकती थी, क्यों नहीं बना सकती थी। अभी जब ये जो दरबार मूव है इसका कि भाई अब दरबार जम्मू भी जाया करेगा, जिससे कि जम्मू के बाशिंदों को फायदा मिला है, बिजनेस मिलता है उनको। जो बंद कर दिया था उसके चलते बिजनेस का नुकसान हुआ था उनको, उससे पॉपुलैरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की उसमें इजाफा हुआ है जम्मू रीजन में। लेकिन अभी तक कोई ऐसा काम जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं कर पाए उमर साहब। तो उन फ्रंट्स पे तवज्जो दे। और ये जो इंडिया पे जो प्रॉब्लम हो रही है वो जेन्युइन है, वो उनका कंसर्न जेन्युइन है, लेकिन उसको मैं समझता हूँ कि किसी टेलीविजन स्टेशन में या किसी कॉन्फ्रेंस में उसको एक्सप्रेशन देना बहुत ज्यादा दानिशमंदी का काम नहीं है मेरी नजर में। हालांकि he is better placed as a politician and a member of the India Alliance to come to a judgment। लेकिन मैं तो बाइस्टैंडर हूँ और डिस्टेंट व्यू दे रहा हूँ, पर लेकिन डिस्टेंट व्यू लेकर जो होता है वो आदमी कई बार ऑब्जेक्टिव व्यू होता है, जो व्यू डिस्टेंट होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है कई बार, और मैं अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव व्यू दे रहा हूँ। मैं कोई बायस्ड होकर ये बात नहीं कह रहा हूँ। आखिरी सवाल है विनोद जी, क्या आपको लग रहा है कि रीजनल पार्टी कांग्रेस पर दबाव बनाती रहती है, कांग्रेस से अपेक्षा रखती रहती है, लेकिन अपने इलाके में कांग्रेस को जरा भी रियायत नहीं देती है?
कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ेंगी, अपनी कमजोरियों को छिपाएंगी, और जब चुनाव आएंगे तब सारा केक वो अपने पास ले जाना चाहती हैं। ये जो झगड़ा है, ये उमर अब्दुल्ला के बयान में भी यही है, बिहार में भी यही हुआ। देखिए, ऐसा है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हम भारत के और नेपाल के रिश्ते, भारत नेपाल की अपार सहायता करता है, लेकिन नेपाल फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती, कुछ ना कुछ वो मांगता रहता है। इट इज अ क्राई बेबी। तो जो छोटे दल हैं वो दे आर ऑलवेज क्राई बेबीज इन एन अलायंस, खासकर जब अलायंस पावर में नहीं होती। और जब अलायंस पावर में होती है, मिसाल के तौर पे जैसे एनडीए है, तो फिर अपना अस्तित्व जो है वो कर देते हैं, बड़ी पार्टी में विलीन कर देते हैं। भले वो गवर्नर की अपॉइंटमेंट हो या इधर की अपॉइंटमेंट हो उधर की अपॉइंटमेंट हो, एक आध को छोड़कर गवर्नर की अपॉइंटमेंट में हिस्सेदारी मिलती है क्या किसी भी अलायंस पार्टनर? नहीं मिलती। एक सत्र राज चलता है बड़ी पार्टी का, और अलायंस चलती भी नहीं कोई जब तक उसका कोर सब्सटैंशियल ना हो। जैसे कि अगर इंडिया अलायंस चल रही है तो उसका जो कोर है कांग्रेस, वो उसके पास 100 के करीब सीटें हैं, तो उसके चलते एक पुख्ता कोर है। लेकिन जब कोर छोटा होता है तो वो अलायंस भी नहीं बनती। जब अगर 40 पे ही टिका होता कांग्रेस आज के दिन, तो ये इंडिया अलायंस कभी बनती क्या? नहीं बनती। तो मेरा ये मानना है कि ये सब बातें बिहाइंड क्लोज डोर्स होनी चाहिए, और ये हो सकता है कि ये लोग बार बार मांगते हो समय, और राहुल गांधी और खारगे साहब ना देते हो। अगर परस्पर कहने पे वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, देन यू गो पब्लिक। लेकिन मैं समझता हूं कि पहला ऑप्शन जो होता है वो कमरे के भीतर बात करने का ऑप्शन होता है, आपस में बात करने का ऑप्शन होता है, और एक रणनीति बनाने का ऑप्शन होता है। उसकी आज जरूरत है, और उसमें सबसे बड़ा ओनस जो है, सबसे बड़ा दायित्व जो है, वो कांग्रेस पार्टी पे है। और कांग्रेस पार्टी कसौटी पे खरी नहीं उतर रही, ये बात सच है। कांग्रेस पार्टी many a times is the cause of the embarrassment. बिल्कुल। तो ये सोचना चाहिए सबको, और सबकी बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए उमर साहब, इस देश को ऑप्शन चाहिए, नॉन बीजेपी ऑप्शन, और इसलिए उसको बनाने में आपसे जो बन पाता है वो करें। आप अपनी फ्रस्ट्रेशंस को थोड़ा दबाएं, उसका कम एक्सप्रेशन दें, क्योंकि आपका नंबर 1 प्रायोरिटी आफ्टर गवर्नेंस इश्यूज इन कश्मीर should be to not break the option, howsoever feeble option is the India alliance. वो और से पॉलिटिकल ऑप्शन के बिना लोकतंत्र क्या है? बिल्कुल। There is nothing like democracy without an alternative to the governing entity. ये बात तो समझते हैं उमर साहब भी, और इसलिए, और उमर साहब क्यों नहीं वहां पर दोस्ती कर लेते पीडीपी से? इतनी बात कर रहे हैं तो देखिए, पॉलिटिक्स इज अ डिफिकल्ट गेम, और मैं जरूर से ज्यादा तनकीद उमर साहब पे नहीं करना चाहता, क्योंकि एक उनका आज के दिन बनता नहीं हमारा उन पे तनकीद करना, क्योंकि जो काम उनको दिया गया है वो उनको कह रहे हैं कि भाई क्रिकेट खेलो टेबल टेनिस की टेबल पर। ये है उनका आज के दिन व्यथा, कि टेबल टेनिस की टेबल मतलब जो उनके पास स्पेस है, जो इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो तो टेबल टेनिस वाली है, और अपेक्षाएं उनसे ये है कि वो क्रिकेट के मैदान पे चौके छक्के लगाएं। तो इसका मैं समझता हूं, इसका ब्लेम, इसका सबसे बड़ा आरोपी तो केंद्र है ना। जब आपको मीटिंग में एक कुर्सी भी नहीं दे रहा, यू हैव नो स्पेस ऑन द टेबल, ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल विद द सेंटर, जब वहां के लोग भी आके आपके प्रदेश के मसलों के बारे में चर्चा करते हैं, खासकर सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आज की इस विवेचना के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।
बाय बाय।